हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर लाइब्रेरी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग का अभी निकला है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, वो भी 2024 एग्जामिनेशन का, आईसीएससी का। तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करने जाएंगे अभी। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे मैथ्स का। तो मैथ्स का अभी मैं करवाऊंगी आपको एमसीक्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पैटर्न क्या है, पेपर का पैटर्न। ठीक है, तो हम लोग का जैसे कि हमेशा जैसा होता है कि जो पेपर पैटर्न वो वैसा ही है इस बार भी। लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम लोग का आईसीएसई का 2024 का जो हम लोग का पेपर पैटर्न है वो क्या है। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले हम लोग को पता है कि हम लोग का फुल मार्क्स है 80। ठीक है, टाइम हम लोग को पता है कि हम लोग का 2.5 आवर्स है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का ये जो मैथ्स का पूरा क्वेश्चन पेपर है वो दो सेक्शंस में डिवाइड होता है हमेशा। ठीक है, तो फिर वो कौन कौन, एक है हम लोग का सेक्शन ए। ठीक है, और एक हम लोग का सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और सेक्शन ए के जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं कंपलसरी। ठीक है, सारे कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है 15 मार्क्स का, जो कि है हमारा एमसीक्यू। ठीक है, हम लोग का सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन में आता है एमसीक्यू 15 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन 2 में होता है 3 पार्ट्स, 3 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और जो कि होते हैं 12 मार्क्स के। फिर उसके बाद क्वेश्चन 3 जो होता है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि है हमारा 13 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर इसको हम टोटल करेंगे तो हम लोग का ये होता है, हो जाता है 40 मार्क्स। तो सेक्शन ए इज ऑफ 40 मार्क्स। और फिर उसके बाद आता है सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी जो होता है वो हम लोग को एनी 4 क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करने हो। तो पहले जो 4 क्वेश्चंस आपने किए होंगे अटेम्प्ट, वही चेक किया जाता है। 4 के बाद अगर आपने और भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो उसको नहीं देखता है वो लोग। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ 4 क्वेश्चंस जो आपको लगते हो, आपको पक्के से आते हैं, आप वही कीजिए। तो फिर इसमें क्वेश्चन 4 से लेकर क्वेश्चन 10 तक कोई भी एनी 4 आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो कि 10-10 मार्क के होते हैं। तो ये हो जाता है 40 मार्क्स का। तो 40 + 40 हम लोग का हो जाता है 80 मार्क्स। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन पैटर्न ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, फिर अभी इसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे अपने ये एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे अपना, क्या है कि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि ए का हमारा दे रखा है -1 और 2, बी का दे रखा है 1 0 -3। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये पूछा है कि कौन सा ऑपरेशन फॉलो होगा, माइनस प्लस, ए बी या बी ए। तो सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख देते हैं कि ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ए का है हम लोग का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 × 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये रो और कॉलम है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का बी, बी का होता है हमारा, बी का है हमारा 2 × 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम है, और यहाँ पर 1 रो और 2 कॉलम था। ठीक है, तो इसलिए ये है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए एंड बी। तो अभी हमें पता है कि जब हम लोग का अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर सेम नहीं होता है दोनों साइड, तो हम लोग प्लस माइनस ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि या ए बी या फिर बी ए ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि प्लस और प्लस एंड माइनस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट द सेम। ठीक है, इसमें होगी ये बात क्लियर। तो ये था हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही एमसीक्यू में ना ज्यादातर मतलब कि इतना दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपका फंडा पूरा अच्छी तरह से क्लियर है तो आप अच्छी तरह से कर सकते हो। फिर उसके बाद अभी हम लोग का ये क्वेश्चन जो है, इसमें जो हम लोग का क्वेश्चन है कि इसमें हम लोग का ये दे रखा है और हम लोग को एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग को जब ये एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि के का वैल्यू ढूंढना है इसमें। ठीक है, एक्स का वैल्यू हम लोग अगर निकालेंगे तो फिर हम लोग इसको अच्छी तरह से पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। x² + kx + 6 = x-2 और x-3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऐसे दे रखा है तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये जो पोर्शन है हम लोग का राइट हैंड साइड वाला, इसको हम पूरा सॉल्व कर देंगे। तो ये कैसे आएगा, ऐसे x² -3x -2x + 6। ठीक है, हमने ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने सॉल्व कर दिया।
फिर उसके बाद अब हम लोग अभी क्या करेंगे कि जो भी हम लोग इसको और थोड़ा सॉल्व कर देंगे। इसको ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -5x + 6। यहाँ पर हम लोग का था x² + kx + 6। ठीक है, तो यहाँ पर x² कट जाएगा, दोनों साइड सेम है। ठीक है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि x² कट जाएगा। और हम लोग का क्या बचा अभी, लेफ्ट साइड में हम लोग का बचा kx + 6 -5x + 6। ठीक है, तो अगर अगर हम इसको अभी सॉल्व करेंगे तो फिर ये वाला भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का बचा kx = -5x। ठीक है, फिर हम लोग का अभी हम निकालेंगे कि x भी कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का डायरेक्टली आंसर निकल चुका है कि k = -5। ठीक है, ऐसे सिंपल सा ये जो हम लोग को बस ऐसे सॉल्व करना है इसको, और हम लोग का आंसर निकल चुका है -5, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, तो सेकेंड एमसीक्यू जो है उसका आंसर होगा ए, जो कि है -5। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है हम लोग का जीएसटी के ऊपर। तो जीएसटी का यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि रिटेलर परचेज्ड एन आइटम फॉर ₹1500 फ्रॉम अ होलसेलर एंड सेल्स इट टू अ कस्टमर एट 10% प्रॉफिट। The sales are intrastate and the rate of GST is 10%. The amount of GST paid by the customer क्या होगा? तो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि रिटेलर ने खरीदा है होलसेलर से 1500 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे एक फ्लो चार्ट सा बना देंगे, इससे ना बहुत क्लियर हो जाता है। आप जब भी जीएसटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो फिर पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करके ऐसा फ्लो चार्ट सा बनाओ। कितने में ना 1500। ठीक है, और जब यहां से गया कस्टमर में, ठीक है, तो तब का अमाउंट क्या था? हमने ये देखा है कि जब ये रिटेलर ने जब कस्टमर को बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ 10% का। तो इसका मतलब कि अगर हम 1500 को इंटू 10% करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग का भी निकल जाएगा ये +1500 अगर हम कर देंगे तो हम लोग का ये 000 सारा कट गया। ठीक है, और हम लोग का ये हम निकल गया अमाउंट 1650। ठीक है, तो कस्टमर ने ₹1650 में खरीदा फ्रॉम द रिटेलर, हम लोग का ये अमाउंट निकल गया। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जीएसटी जो है वो 10% है और अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कस्टमर कितना है। ठीक है, तो मतलब कि जीएसटी जो है वो कितने में लगेगा ना, 1650 जो हमने अमाउंट निकाली है उसमें लगेगा जीएसटी, वो 10% का। अब यहाँ पर हमने नहीं पूछा गया है कि सीजीएसटी निकालो, एसजीएसटी निकालो, हमें सिंपली बोला है कि जीएसटी इज 10% और हम लोग को जीएसटी नॉर्मल निकालना है। तो हम लोग को ये 1650 में ही हम लोग करेंगे इंटू 10/100। ठीक है, तो हम लोग का अभी ये 00 यहाँ पे कट जाएगा और हम लोग का ये आंसर निकल गया 165। ठीक है, ये है हम लोग का आंसर, जो कि है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये जीएसटी वाला जो क्वेश्चन था ये बहुत ही इजी था। ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल सिंपल इजी क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में। और ये हम लोग का थर्ड एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर होगा ₹165, ऑप्शन डी। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम नेक्स्ट पर आएंगे तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, रूट्स ऑफ इक्वेशन है। चलो, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन में हम लोग को दे रखा है कि x² - 6x + k = 0। ये जो है ये रियल और डिस्टिंक्ट है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम लोग ये याद करेंगे कि रियल और डिस्टिंक्ट कब होता है। रियल और डिस्टिंक्ट तब होता है जब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब हम लोग का ये जो वैल्यू है जब ये वैलिड होता है तभी वो रियल और डिस्टिंक्ट माना जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लेंगे तो हम लोग का क्या है यहाँ पर दे हम लोग का ये जो x² - 6x + k है, इसमें हम लोग का a कौन सा होगा, 1। जाहिर सी बात है कि a होगा हमारा 1। b है हमारा -6। ठीक है, और हम लोग का c है यहाँ पर k। ठीक है, ऐसे करके सबसे पहले एबीसी वाली हमने वैल्यू बिठा दी है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये कैसे होगा, 36 -4 × 1 × k। ठीक है, ग्रेटर देन 0। हाँ, और क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये b जो है हमारा 6 है। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर 36 आ गया। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग करेंगे कि ये b² 36 हो गया, -4 ये आ गया और a का वैल्यू था 1।
और सी का वैल्यू था हमारा के। तो हमने सारा वैल्यूज यहाँ पे पुट कर चुके हैं एबीसी का। फिर अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0 आएगा। फिर उसके बाद 36 माइनस 4 के को हम ले जाएंगे इधर, तो ये माइनस हटके हो जाएगा हम लोग का 4 के, और के को अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ग्रेटर देन के। तो हम लोग हमेशा जो है, जो हमें वेरिएबल निकालना है उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो फिर यहाँ पर जो होगा ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि ये जो साइन चेंज वाला हमेशा याद रखना, वरना बहुत बार ये लास्ट स्टेप तक आकर ये गलती हो जाता है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हम लोग का के जो है निकल चुका है, जो कि है लेस देन 9। तो ये होगा हमारा आंसर डी। ठीक है, हमारा फोर्थ का आंसर डी हम लोग का निकल चुका है, जो कि है के लेस देन 9। ये था हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है अब हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है ना, अर्थमेटिक या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, लेकिन हम लोग को ये याद रखना है कि जो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। तो हम लोग को वही कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तभी हम लोग का वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग सिर्फ वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग को 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, और तीनों को हमें सॉल्व करके देखना है कि कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 वाला देखते हैं। 1,4,9,16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो सेकंड नंबर होता है उसको हम उसके लेफ्ट वाले को साथ लेकर माइनस करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो ये जो 4 - 1 होगा, 4 - 1 क्या होगा हमारा 3। ठीक है, चलो हमारा ये निकल गया। फिर उसके बाद अब हम तीसरे नंबर पे जाएंगे तो है 9। अब 9 जो है उसको हम करेंगे 4 के साथ। ठीक है, 4 के साथ माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 5। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस निकल रहा है, कॉमन डिफरेंस, ये सेम नहीं है। इसका 3 निकला, इसका 5 निकला, तो फिर इसका मतलब ये एपी नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है। ये 1 वाला तो कट हो गया। ठीक है, ये वाला हमारा कट हो गया। फिर उसके बाद अभी हम दूसरा देखेंगे, √3, 2√3, 3√3, 4√3। ठीक है, तो इसमें अगर हम अभी सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2√3 माइनस √3। तो 2√3 माइनस √3 हमारा हो जाएगा √3। फिर उसके बाद 3√3 -2√3 करेंगे तो हम लोग का फिर से निकल जाएगा √3। तो इसका मतलब ये हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकल रहा है हम लोग का सेम। तो फिर ये है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग का 2 वाला जो है वो सही है। फिर उसके बाद 8,642 का अगर हम देखेंगे, ये एक मिनट, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 6 - 8। ठीक है, भले ही हम लोग का जो आंसर है वो माइनस में निकले कोई बात नहीं, लेकिन जो सेकंड नंबर है उसको हमें फर्स्ट के साथ करना है, फिर 4 को 6 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ। ठीक है, ऐसे ही करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग का वो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो अगर ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा -2। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे ये 4 - 6। तो 4 - 6 में भी हम लोग का निकलेगा -2, तो मतलब कि ये भी एपी है। तो हम लोग का 2 और 3 जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है। इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हम लोग का ओनली 2 एंड 3 जो क्वेश्चन है उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके ये हम लोग का ये सॉल्व हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन। फिर अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाएंगे अभी, द टेबल शोज द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक है, तो अभी हमें ये बोला गया है कि एक्स जो है वो इज प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो फिर हम ऐसे लिखेंगे कि एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई। हाँ, और व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन। तो यहाँ पर ये जो टेबल दे रखा है इसमें हमें एक्स कैसे वैल्यू लिख रखा है, वाई कैसे वैल्यू लिख रखा है, सिर्फ एम और एन हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे उसको, सबसे पहले हमें देख रहा है कि प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब 6/m भी प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 12/18 भी वो प्रोपोर्शनल हुआ। फिर उसके बाद ये 9n और 6 भी प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, m को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला इक्वेशन पहले ले लेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया m निकालने के लिए। फिर उसके बाद
n निकालने के लिए हम इसका ये वाला इक्वेशन ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं। 6/m = 12/18। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, ये हो जाएगा कट के 2, और ये हो जाएगा हमारे कट के 3। m = हम लोग का हो जाएगा 9। ठीक है, ये था हम लोग का m निकल गया अभी। फिर उसके बाद अभी हम निकालेंगे n। तो n के लिए हम क्या लेंगे, 12/18 = n/6। ठीक है, ऐसे करके हम दोनों में इक्वेशंस बिठाने हैं इनके। फिर इक्वेशन बिठाने के बाद अगर हम इसको अभी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा काट के 3, और हम लोग का जो ये आंसर होगा ये होगा n = 4। ठीक है, हमारा निकल गया है 9, एंड और निकल गया है 4। तो ये वाला आंसर होगा हमारा, ये है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, हम लोग का ऑप्शन सी इसमें है करेक्ट, 6 का। m = 9 एंड n = 4। ठीक है, होप सो पूरा क्लियर हो चुका है ये सारा क्वेश्चन जितना भी है एमसीक्यू का, जितना हमने अभी तक किया है। अब आता है सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो हम उसमें भी लगाएंगे। तो हमें क्या गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, एंड ए डी बाई पी एस = 3/8। द वैल्यू ऑफ ए बी और पी इज टू पी क्यू इज, हमें निकालना पड़ेगा उसको। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो हम लोग सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। हमेशा हाँ, याद रखें कि जो गिवन है सबसे पहले उसमें लिखे हम लोग। ठीक है, उससे ना फिर ये सॉल्व करना इजी हो जाता है। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ठीक है, तो एबीसी हमारा ट्राइंगल ये वाला है और इसका बड़ा वाला है पीक्यूआर, तो ये दोनों सिमिलर है। तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि दोनों सिमिलैरिटी हमने सिमिलैरिटी पूरा शो कर चुके हैं, तो हमें वही दिखाना है अभी। तो एंगल बी ये वाला जो है हमारा इज इक्वल टू एंगल क्यू, है ना। तो अगर हम और भी देखेंगे तो एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू एस पी। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों, ये जो है हम लोग का 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे करके हम हमारा ये दो निकल गया। और एक भी ये चीज है कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक दिखा दिया है अपना प्रूफ करने के लिए। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ए बी डी ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है इज सिमिलर टू पी क्यू एस, ये वाला। ठीक है, ये दोनों सिमिलर है ट्राइंगल्स। तो हम लोग को यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमें ए बी बाई पी क्यू निकालना है। तो मतलब कि ये वाला, एक मिनट, तो मतलब कि हम लोग को ये निकालना है ये ए बी बाय पी क्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी बाय पी क्यू। ठीक है, तो अगर हम उसे देखेंगे तो ए डी बाय पी एस से ही तो है ना। ए डी है हम लोग का ये, और पी एस है हम लोग का ये। तो हम लोग इजिकल टू ए डी बाई पी एस कर सकते हैं। तो ए डी और पी एस का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखा है, जो कि है हम लोग का 3/8। ठीक है, तो अगर हम इसको अभी अगर करेंगे सॉल्व तो हम लोग का इसका आंसर निकलेगा सी। तो हम लोग का ये ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग ने आंसर बता दिया है कि क्योंकि ये प्रोपोर्शनल था, ये मतलब कि दोनों ट्राइंगल सेम थे, सिमिलैरिटी ऑलरेडी शोन की गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग का जो ए टी बाय पी एस का जो वैल्यू है वो ही हम लोग का ए बी इज टू पी क्यू का वैल्यू होगा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा हमारा सी। एक मिनट, सी होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये था हम लोग का सिमिलैरिटी वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद आएगा हमारा ये ट्राइंगल का। ठीक है, कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, थोड़ा इसमें हम लोग को दिमाग लगाना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल शेप का हार्ड बोर्ड है। ठीक है, उसको अगर हम रोटेट करेंगे हाइपोटेन्यूज से उसके, ठीक है, जैसे हम लोग को डायग्राम में यहाँ पर शो कर रखा है, तो सॉलिड हम लोग का जो बनेगा वो सिंगल कोन बनेगा या फिर डबल कोन बनेगा, हमें ये बताना है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, एक ट्राइंगुलर एक राइट एंगल ट्राइंगल शेप्ड ऑफ ए हार्ड बोर्ड, अगर हम उसको रोटेट करते रहेंगे उसके हाइपोटेनस से, तो हम लोग को कैसा फिगर देखने को मिलेगा, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। अगर हम
एक ट्राइंगल, पूरा एकदम राइट एंगल ट्राइंगल को इसको अगर हम पूरा घुमाएंगे, ठीक है, उसको हम घुमाते रहेंगे तो हम लोग को कैसा फिगर हमें दिखेगा, कुछ ऐसा सा फिगर हमें दिखेगा जैसे कि बता रखा है यहाँ पर, शो कर रखा है। तो अगर हम इसको अगर ऐसे हम लोग ऐसे कर देंगे डिवाइड, ठीक है, तो अगर हम जब घुमाएंगे तो हमें कैसे देखने को मिलेगा ना, एक तो हमें कोण ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, और एक हमें यहाँ पर एक छोटा सा कोण देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा है और एक ये ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या पूछा है कि हम लोग को जो सॉलिड शेप दिखने को मिलेगा, एक सिंगल कोण होगा या डबल कोण होगा। तो फिर यहाँ पे तो डबल कोण है, क्योंकि ये हुआ हमारा वन कोण और ये हुआ हमारा दूसरा कोण, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग को डबल कोण दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा टू, मतलब कि ऑप्शन बी। ओनली टू हम लोग को यहाँ पर कोण, सॉलिड कोण हम लोग को यहाँ पर डबल कोण देखने को मिलता है, ठीक है। ये था हम लोग का ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद अभी हम लोग का आता है प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है वो हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर तीन इवेंट बता रखे हैं कि एक तो द सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट टुमारो, इट विल रेन ऑन मंडे, फेब्रुअरी मंथ हैज 29 डेज इन अ लीप ईयर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कौन से तीनों में से कौन सा इवेंट ऐसा है जिसकी एक प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ही बार आए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू वन है, इसका मतलब वो क्या है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ इन तीनों में से हम लोग का कौन सा है कि एक तो सबसे पहले है कि सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट, ये तो हम सबको पता ही है कि ऐसा तो होना ही है। दूसरा है हमारा इट विल रेन ऑन मंडे, ये थोड़ा सा मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा ऊपर नीचे हमें लग सकती है कि हाँ हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है। तो फिर उसके बाद थर्ड है हम लोग का कि फरवरी मंथ है 29 डेज इन अ लीप ईयर, ठीक है। तो ये वाला भी सही है। तो हम लोग के दो कौन से सही है इवेंट्स, इवेंट ए एंड इवेंट सी। तो इसलिए हम लोग का जो आंसर, करेक्ट आंसर होगा वो वाला होगा बोथ इवेंट्स ए एंड सी, क्योंकि हम लोग का इवेंट बी जो है उसका प्रोबेबिलिटी नहीं हम लोग को पता है, मीन्स बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे पूछा है द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ स्केलर ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, द पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्थो ये जितने भी सेंटर्स हैं ये होते कौन से हैं। तो ऑर्थो सेंटर हम लोग को कौन सा होता है ना, कि इनका जो कॉन्करेंसी होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है ऑल्टीट्यूड्स में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को बता रखा है कि इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा इन सेंटर। इन सेंटर जो होता है वो हमेशा इक्वी डिस्टेंट होता है साइड्स, ठीक है, कि एक ट्राइंगल का जो साइड्स है, ठीक है, वो वाला होता है हम हमेशा इक्वी डिस्टेंट। लेकिन यहाँ पर ये बोला है कि फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, तो हम लोग का इन सेंटर भी नहीं होगा। फिर पूछ रहा है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर जो होता है हम लोग का वो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस ही होता है फ्रॉम द ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। और हम लोग का इक्वी डिस्टेंस ही कौन सा होता है ना, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, मतलब कि यहाँ पर एक पॉइंट और ये ऐसे होकर हम लोग का इक्विडिस्टेंट होता है, ठीक है, इनसाइड द ट्राइंगल। तो इसका मतलब हम लोग का सही ऑप्शन है सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। इसके लिए आपको इस स्केलेटल ट्राइंगल के सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ये सॉल्व हो गया 10th क्वेश्चन। फिर उसके बाद अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है हम लोग का सर्कल। सर्कल का है इन अ सर्कल विद रेडियस r द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स इज इक्वल टू r, 2r, 2 पाई r या फिर पाई r, ठीक है। तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे कि कैसे होगा ये वाला। हम लोग सबसे पहले देखेंगे, एक सर्कल बना देंगे कि एक सर्कल का जो रेडियस होता है तो हम ये वहां पर टेंजेंट बनाया गया, ठीक है। अगर टेंजेंट, अगर टू पैरेलल टेंजेंट हमें बनाने हैं तो टेंजेंट कैसे बनता है ना, वो कि सरफेस को टच करके जाता है, एक मिनट, ये देखो ये टैंजेंट ऐसे होता है, सरफेस को टच करके जाता है। तो यहाँ पे टू पैरेलल टैंजेंट्स बोले हैं और उसके बीच में सर्कल है, तो हम लोग इसका मतलब कि इसके पैरेलल तो ऐसे ही होगा टैंजेंट तो दूसरा, ठीक है। तो हम लोग का ये दो टैंजेंट है, टैंजेंट ए, टैंजेंट बी, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोल रखा है कि इनका डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम लोग को अब, हम लोग को ये बात पता है कि ये जो एक पॉइंट, सेंटर पॉइंट होता है उससे ये जाता है आर, और ये वाला जो जाता है आर, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों को, हम दोनों को अगर मिला देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2r। तो हम लोग का ये निकल गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो 2r इज द करेक्ट आंसर, जो कि है ऑप्शन बी,
ठीक है, ये 11 का आंसर होगा बी 2R। फिर उसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, जो कि है हमारा 12th क्वेश्चन। एन ऑब्जर्वर एट पॉइंट ई which is at a certain distance from the lamppost AB finds the angle of elevation of top of lamppost from position C, D and E as alpha, beta and gamma. It is given that B, C, E, D are a long straight line. Which of the following condition is satisfied? तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये है हम लोग का गामा, ये हम लोग का बीटा और ये हम लोग का ये सॉरी ये हम लोग का अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो हमें अभी बताना है कि कौन सा मतलब कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो सबसे ज्यादा किसका है। ठीक है, कि कंडीशन किसका सही है, कौन सा सेटिस्फाई इन चारों में से कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले अभी हम वो देखेंगे कि हमें पता है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जिसका ये ज्यादा है, ठीक है, उसी का सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये गामा जो है उसका सबसे ज्यादा कम होगा और सबसे ज्यादा किसका होगा, अल्फा का। सबसे पहले हमें ये लिखना है कि अल्फा का जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बीटा, देन एज कंपेयर टू गामा। ठीक है, ये कंडीशन हमें पता है अच्छे से, तो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं कि ये tan अल्फा इज ग्रेटर देन टेन बीटा इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमने ये देख लिया। ठीक है, ये जो हमें चार्ट है कि आपको इस तरह से याद रखनी है ये वाली, इससे हमने ये आंसर हमारा सॉल्व कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 13, 14, 15। फिर उसके बाद हमारा ये एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग का ये वाला जो क्वेश्चन है ये होगा शेयर्स एंड डिविडेंड से। तो यहाँ पर ये हमें बता रखा है कि शेयर्स ऑफ कंपनी ए इतना 12% दे रहा है, पेइंग 12%, जो कि है ₹100 के शेयर्स, जो कि 80 रुपीज में बेच रहा है। ठीक है, ये हमने ये कंपनी ए ये कर रहा है। फिर कंपनी बी के बारे में भी ऐसा लिखा है, कंपनी ए सी के बारे में भी ऐसा लिखा है। हमें बताना है कि विच कंपनी इज एट प्रीमियम, मतलब कि कौन सी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। प्रीमियम का अदर नेम इज द प्रॉफिट। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चार्ट बना देती हूँ, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि एमबी मतलब कि क्या है ना, मार्केट वैल्यू। ठीक है, कि मार्केट वैल्यू जो है वो होती है कि शेयर की सेल वैल्यू, शेयर्स की सेल वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हम लोग का एनवी। एनवी क्या होता है, हम लोग का नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, ये हम लोग का जो नॉमिनल वैल्यू है ये है शेयर की इनिशियल वैल्यू। ठीक है, शेयर्स की जो इनिशियल वैल्यू होती है वो हम लोग की होती है नॉमिनल वैल्यू, हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये पता है कि जब जो हम लोग का मार्केट वैल्यू है अगर वो इक्वल है नॉमिनल वैल्यू से, तो इसका मतलब शेयर एट पार। ठीक है, कि मतलब कि ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। फिर उसके बाद अगर मार्केट वैल्यू लेस देन है हम लोग के नॉमिनल वैल्यू से, तो इसका मतलब है शेयर एट लॉस। फिर उसके बाद अगर हम लोग का मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू, तो इसका मतलब है शेयर एट प्रॉफिट, और हम इसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, शेयर एट प्रॉफिट और प्रीमियम। ठीक है, तो ये जो हम लोग का ये जो मैंने अभी ये पूरा चार्ट लिखा हुआ है, इसी को हम देखते हुए हम लोग अपना ये वाला आंसर सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे हमें दे रखा है कि अगर हम प्रॉफिट या फिर प्रीमियम कब होगा, जब मार्केट वैल्यू जो है वो नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा हो। तो यहाँ पर हम लोग का दे रखा है कि हम लोग का ये जो कंपनी ए है, ठीक है, उसके ₹100 के शेयर थे, लेकिन वो 80 में अगर बेच रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, शेयर सेट लॉस हो रहा है, क्योंकि हम लोग का ये है हम लोग का क्या, ये है हम लोग का मार्केट वैल्यू और ₹100 है हमारा नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है वो इस पे लागू हो रही है, और शेयर जो है वो लॉस में जा रहा है, तो ये लॉस में जा रहा है कंपनी ए।
फिर कंपनी बी जो है उसका है 100 रुपीज, उसका 100 रुपीज मार्केट वैल्यू भी है और 100 रुपीज उसका नॉमिनल वैल्यू भी है। तो इसका मतलब ये जा रहा है शेयर एट पार, ठीक है, कि ना ही प्रॉफिट नो लॉस। फिर उसके बाद कंपनी सी जो है वो यहाँ पर तीनों ही 12% पे कर रही है। फिर उसके बाद कंपनी सी जो है उसका अगर हम देखेंगे तो उसका मार्केट वैल्यू है ₹120 एंड नॉमिनल वैल्यू है ₹100। तो इसका मतलब है मार्केट वैल्यू जो है वो बड़ा है नॉमिनल वैल्यू से, तो इसका मतलब कंपनी सी जो है वो प्रीमियम में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम लोग का यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम जाएंगे जो कि है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। Which of the following equation represents a line passing through origin? सबसे पहले हमें देखना है कि ऑरिजिन होता क्या है, ठीक है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। तो ऑरिजिन मतलब क्या कि 0 0, ठीक है, ऑरिजिन का मतलब होता है कि 0 0 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी, हम सबसे पहले हम लोग को एक्स और वाई को हमने देखना होता है। तो अगर हम देखेंगे कि हम एक्स को 0 कर देंगे, ठीक है, अगर हम एक्स को 0 कर देंगे तो यहाँ पर 2x इजिकल टू 3y हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हम लोग, फिर हम लोग यहाँ पर 2 0 3y, तो हम लोग का क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो रहा है कि x भी 0 y भी 0 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये वाला इक्वेशन लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम दूसरा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम अभी करेंगे 3x माइनस 2y प्लस 5 का, 3x माइनस 2y प्लस 5 का इज इक्वल टू 0। आप x को भी लेकर 0 भी कर सकते हो, y को हम 0 लेकर भी हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो x को अगर हम 0 लेंगे तो यहाँ पर हम लोग का ये ऐसे सॉल्व होकर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग का y जो निकलेगा वो होगा 5/2, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग का x भी 0 होना चाहिए, y भी 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग का जो ये वाला ऑप्शन है वो करेक्ट, जो कि हम लोग का 2x माइनस 3y। क्योंकि हम लोग यहाँ पर हमने ये दोनों क्यों लिया, सबसे पहले मैं x इक्वल टू 5 भी ले सकती, y इक्वल टू -6 भी ले सकती थी, लेकिन हमने ये देखा है कि हमें ओरिजिन में x एंड y 0 0 होते हैं, तो ये दोनों तो पहले ही कट हो गए, ठीक है। इसलिए हमने सबसे पहले ये वाला किया, फिर ये वाला किया सॉल्व, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा। फिर उसके बाद अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का यहाँ पे दे रखा है, फॉर द गिवन 25 वेरिएबल्स x1 से लेके x25 तक। यहाँ पर असर्शन रीजन है कि अगर असर्शन क्या बोल रखा है कि टू फाइंड मीडियम ऑफ द गिवन डाटा, मीडियन ऑफ द गिवन डाटा द वेरिएट नीड्स टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या ये सही है, ये ट्रू या फॉल्स है असर्शन? तो ऑफ कोर्स ये बात है, ये ट्रू है, क्योंकि अगर हमें कोई भी डाटा दे रखा होता है, यहाँ पे जितने भी डाटा वैल्यूज हैं वो है 25 वेरिएबल्स के, तो हमें कोई भी अगर मीडियन निकालना होता है तो हम लोग सारे वेरिएबल्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज करते हैं पहले। तो हम लोग का जो असर्शन है वो तो है ट्रू, ठीक है। फिर उसके बाद इसका रीजन क्या है कि द मीडियन इज द सेंट्रल मोस्ट टर्म ऑफ द अरेंज डाटा। रीजन भी सही है, क्योंकि मीडियन जो होता है हम जो निकालते हैं वो सेंट्रल मोस्ट टर्म होता है पूरे डाटा का, तो इसीलिए हम लोग का असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी दिया हुआ सही है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो यहाँ पर हम लोग का ये सारा जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व कर लिया है। आगे भी अभी मैं बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबके मैं आपको ये जितने भी क्लियर करके मैं सारा आपको स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करके मैं आपको वीडियो दूंगी। तो सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी किसी में भी चीज में भी कुछ डाउट वगैरह होगा तो आप प्लीज कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।